हेलो बच्चों, ब्रिलियंट एकेडमी 10th चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस सीरीज में, क्रैश कोर्स की इस सीरीज में आज हम लोग शुरुआत करेंगे हिंदी की। अब आप लोगों का मन में सवाल होगा कि सर कल आप बोले थे कि हम पढ़ाएंगे प्रकाश का अपवर्तन, फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2, लेकिन आपके लगातार आ रहे कमेंट और रिवीजन की तैयारी को देखते हुए मैंने क्या किया है कि आज हिंदी की शुरुआत करने की ठानी है। मैं सोचा हूं कि अब हर सब्जेक्ट को इसी तरह से धीरे धीरे करके एक चैप्टर इसका, एक चैप्टर उसका डालेंगे, फिर सेकंड चैप्टर उसका डालेंगे, फिर थर्ड चैप्टर डालेंगे। इस तरह से सब सब्जेक्ट का मैं रिवीजन कराऊंगा। तो आज जो है, आज हमारी शुरुआत होगी हिंदी की, क्योंकि हिंदी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हमारे लिए है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हम भारतवासी हैं और भारतीयों को अगर हिंदी नहीं आती तो समझिए कि हमारे अंदर हमें एक बहुत बड़ी लानत की बात है, एक बहुत बड़ा शर्म की बात है कि हमें हिंदी नहीं आती है। और हिंदी व्याकरण की शुरुआत अगर किया जाए तो हिंदी व्याकरण का मतलब क्या होता है? व्याकरण मतलब कि शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना, उसी को कहते हैं व्याकरण। और जब आप किसी चीज को शुद्ध शुद्ध लिखेंगे, शुद्ध शुद्ध बोलेंगे और शुद्ध शुद्ध उसका उच्चारण करेंगे, उसको लिखेंगे, तो मतलब कि आप एकदम बहुत बढ़िया से आगे निकलेंगे। आपको आपका जो ग्रामेटिकली होगा वो सब कुछ देखेगा। सपोज दैट अगर हम लोग ऐसे ही बोले, जैसे मान लीजिए कि राम जाता है, राम एक लड़का है, राम जाता है, अब हम कहते हैं कि राम जाती है। वाह भाई, ये कौन सी बात हुई? राम जाती है क्या सही है कि गलत है, बताइए। अब जिसको ग्रामर पता नहीं है, आपके सगे संबंधी, आपके विद्यालय में आपके साथ पढ़ने वाले बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जो मान लीजिए कि आपका दोस्त कहीं जा रहा है तो आपके जाकर सर से कहते हैं सर वो जा रही है लड़का उसका दोस्त बताता है सर वो जा रही है, वो हमको मार दी सर। मतलब कि आपके अंदर कहीं ना कहीं ग्रामर में कुछ ना कुछ दिक्कत है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे साथ एक घटना ऐसा घटा था घटना था कि एक लड़की थी, वह कॉल की, तो कॉल की तो क्या हुआ कि बातचीत चल रहा था, मतलब वो भी उसे नहीं था लेकिन हुआ था, मेरा दोस्त था, उसके साथ ही घटना हुआ था। बातचीत चल रहा था, बातचीत चलते चलते वो कुछ पूछती है, तो पूछने के बाद उनसे बोलते हैं कि क्या मतलब हमको कोई चीज का नहीं होता है, बोलते हैं कि ना हमको पता नहीं है। अब वो लड़की कह रही है क्या, सब दिन आप बोलती थी, उसको ग्रामर की जानकारी नहीं था, वो बोलती कि तुमको सब पता है। अब हम सुनते सुनते, हम हमारे मित्र दोनों थे, सुनते सुनते एकदम हम लोग हाल बेहाल हो गए, हंसते हंसते एकदम हमारा हाल खराब हो गया। तो मतलब कि दिक्कत क्या हुआ कि उसे पता नहीं था कि किसको आप कहना चाहिए, किसको तुम कहना चाहिए। मतलब कि सब कहीं ना कहीं अगर दिक्कत है तो ग्रामर की दिक्कत है। अगर आपका ग्रामर बहुत बढ़िया होगा तो आप बहुत बढ़िया के वक्ता हो जाएंगे, आपके अंदर अच्छे अच्छे विचार आएंगे, सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति सब तरह से आपके अंदर पनप जाएगा। और अगर आप नहीं इसको देखेंगे तो फिर वही स्थिति सब जगह आपका भी रहेगा। क्योंकि हम बिहार वासी हैं और बिहार में रहने वालों को कहा गया है बिहारी, और बिहारी जो है वह बिहारी को एक गाली के रूप में किया जाता है। कारण क्या है? अभी हमारे यहाँ देखिएगा बहुत सारे हिंदी के प्रपंच, मतलब होता है ना कि अच्छी तरह से नहीं बोलने वाले, कहीं दूसरा जगह चले गए, वहां उनका बॉस कुछ और कह रहा है, ये कुछ और समझ रहे हैं, तो ये सब दिक्कत होती है। तो इन सभी चीजों से देखते हुए अब हम लोग सीरीज की शुरुआत करते हैं, और सीरीज की शुरुआत करते हैं हम लोग आज किसकी? हिंदी की शुरुआत करते हैं। हिंदी, दिनांक 13 नवंबर 2025, और हिंदी में हम लोग शुरुआत करेंगे व्याकरण की शुरुआत करेंगे। हिंदी में शुरुआत करेंगे किसकी? व्याकरण की शुरुआत करेंगे। अब देखिए हिंदी की जब बात कर रहे हैं तो हिंदी क्या है, किस तरह से काम करता है, क्या है नहीं है। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि आपके परीक्षा में हिंदी के कुल मिलाकर के 100 अंक की परीक्षा होती है, और इस 100 अंक की परीक्षा में बिहार बोर्ड आपसे 200 अंक के सवाल पूछता है। 100 अंक की परीक्षा होगा, मतलब कि 200 अंक के सवाल पूछेगा, जेकरा में बनाना का नंबर क्या है? 100 अंक के। और जो विद्यार्थी अगर हिंदी ग्रामर, मतलब कि हिंदी व्याकरण, जो विद्यार्थी हिंदी व्याकरण अगर मन से पढ़ लिया, हिंदी व्याकरण अगर बढ़िया से पढ़ लिया, तो उसको 60% जो पोर्शन है वह व्याकरण से ही पूछता है। हिंदी व्याकरण से 60%, बचा कितना? 40%। तो 40% जो है हिंदी पाठ्य पुस्तक से पूछता है, हिंदी पाठ्य पुस्तक से पूछता है। तो देख लीजिए, इसको बढ़िया से पढ़ना है। 60% आपको जरूरी है कि 40% जरूरी है? अब
अभी 40% तो आप देखिए, कहानी को अगर आप कहानी पढ़ते हैं ना किताब में कहानी पढ़ लीजिएगा, तो कहानी पढ़ने के बाद आप भी कुछ प्रश्नों का उत्तर आप अपने से दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका भी देखा जाएगा, हिंदी पाठ्य पुस्तक की भी शुरुआत की जाएगी, लेकिन पहले हम लोग शुरुआत करेंगे, और पहले शुरू किए तो पहले खत्म भी करेंगे हिंदी को ही, हिंदी ग्रामर को ही। तो हिंदी ग्रामर की 60% को पोर्शन को पहले हम लोग देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जो हम आपको बता देंगे, जो सब्जेक्टिव अगर नहीं कंप्लीट हुआ तब, नहीं तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम हिंदी पाठ्य पुस्तक को भी आपको पढ़ा दें, क्योंकि समय भी कम है। और कुल मिलाकर के हिंदी पाठ्य पुस्तक में एक होता है गोधूली भाग 2 जो है कक्षा 10 की पुस्तक, उसमें गद्य में 12 और पद में भी 12, कुल मिलाकर के 24 चैप्टर, और एक वर्णिका पुस्तक आता है उसमें भी 5 को चैप्टर है, तो कुल मिलाकर के 29 को चैप्टर को पढ़ना है। और ग्रामर में मिनिमम आपको 10 से 15 चैप्टर पढ़ने होंगे, लेकिन आप बबलू सर के साथ जुड़े हुए हैं, और जब बबलू सर के साथ आप जुड़े हुए हैं, मतलब कि आपका पूरा का पूरा ग्रामर के जिम्मा हम लिए हैं, और जब ग्रामर के जिम्मा हम लिए हैं तो उसको खत्म भी हम करेंगे। ग्रामर में आपको 1% की दिक्कत नहीं होगी, ये मेरा वादा है आपसे, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, पढ़िए। अब देखिए हम शुरुआत करते हैं, सबसे पहले जब व्याकरण की बात आती है तो व्याकरण में हम सबसे पहले शुरू करते हैं, वर्ण की शुरुआत करते हैं, हिंदी की शुरुआत करते हैं आज। तो हिंदी की शुरुआत में सबसे पहले हम देखेंगे आज क्या, वर्ण विचार, चैप्टर 1 दे दीजिएगा आप लोग, चैप्टर 1 वर्ण विचार। वर्ण विचार मतलब क्या है, हम लोग वर्ण पर विचार करेंगे, वर्ण क्या है, किसे कहते हैं वर्ण। तो देखिए वर्ण की परिभाषा एकदम याद कर लेना है। कहते हैं कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वर्ण किसे कहते हैं, तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। अब वर्ण की बात करते हैं, किसको कहते हैं, फिर से ध्यान से, मूल ध्वनि किसका, जिसका खंड या टुकड़ा नहीं हो सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई हमको कहा कि अ तोड़िए, तो इसको कैसे तोड़िएगा, अ को आप तोड़ सकते हैं। अब अ के तोड़ना तो कहा कि जाए कैसे से लेके अ ही तोड़ेगा, इन्हें तोड़ दिया सर, इन्हें तोड़ दिए, इन्हें तोड़ दिए, इन्हें तोड़ दीजिए ना सर, कैसे नहीं टूटेगा, कहते हैं कि नहीं टूटेगा, लेकिन आप कैसे कितना तोड़ना है, ये टूटने की बात नहीं हो रहा है, हंसुआ है, काट नहीं देना है, धान नहीं काटना है, उसका खंड या टुकड़ा नहीं करने का मतलब है कि उसको एक से अधिक पार्ट में उसको नहीं तोड़ सकते हैं हम, समझे। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा अ हो जाएगा, क होगा नहीं, क में हलंत, क्योंकि हलंत लगने तो आधा हो जाता है। अगर हम पूरा क लिखते हैं तो पूरा क में होता है क जोड़ अ, क जोड़ अ होता है, लेकिन हम हलंत लगा के सिर्फ बात करेंगे, उसमें अ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। उसी तरह से हर एग्जांपल हम ले सकते हैं, मान लीजिए कि म ले लिए, आ ले लिए, ठीक है, इत्यादि, ठीक है, ये सब वर्ण है, ठीक है। वर्ण किसे कहते हैं, तो जिसके खंड या टुकड़े नहीं कर सकते उसको कहते हैं वर्ण। अब देखेंगे कुल मिलाकर के हिंदी भाषा में, याद रखेंगे इस बात को, परीक्षा में बहुत बार पूछ चुका है, तो याद रखेंगे हिंदी भाषा में कुल 52 वर्ण होते हैं। हिंदी भाषा में कितने वर्ण होते हैं, 52। हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या 52, इसको याद रखेंगे, हिंदी भाषा में 52 वर्ण होते हैं। और यह जो है वर्ण वर्ण के 2 भेद होते हैं, वर्ण के कितने भेद होते हैं, 2। एक होता है इसको कहते हैं स्वर वर्ण, और दूसरा होता है उसको कहते हैं व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। 2 वर्ण के कितने भेद हैं, वर्ण के 2 भेद, 1 2, पहला स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। हिंदी भाषा में कुल कितने वर्ण होते हैं, 52, एकदम याद रखना है। जो भी चीज हम पढ़ा रहे हैं टोटली आपके दिमाग में अच्छा बजाना चाहिए, तभी आपका परीक्षा में 450 पार करेगा, और नहीं तो आप देखते रह जाएगा, क्योंकि हिंदी जो है एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है,
100 नंबर का सब्जेक्ट है हिंदी, और इस 100 नंबर के सब्जेक्ट में आप चाहिएगा अगर तो आपको 100 नंबर प्राप्त हो जाएगा। इसमें कोई दो मत नहीं है कि 100 नंबर आपको नहीं मिलेगा। एकदम बेझिझक रहिए, निश्चिंत रहिए, बस आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको हर चीज प्राप्त हो जाएगा। 4.5 अंक आपको कोई नहीं रोकने जाएगा अगर आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो। इसके बाद देखिए वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। बात करते हैं स्वर वर्ण की। आप कॉपी कलम थोड़ा लेके आप लोग बैठा कीजिए, क्योंकि आलसियों की तरह मोबाइल को ले करके और बेड पर सो जाइएगा। बेड पर सो जाने के बाद इसे लेके पढ़ हैं और देख रहे हैं। वाह भाई, आप जब भी पढ़ने बैठते हैं तो लाइब्रेरी का नाम सुना है आप लोग? लाइब्रेरी क्यों जा रहे हैं? लाइब्रेरी जाने का मुख्य कारण है, ऐसा नहीं कि मैं लाइब्रेरी को प्रमोट कर रहा हूँ, ऐसा कुछ बात नहीं है। उसका मुख्य कारण लाइब्रेरी जाने का है कि लोग वहां जाते हैं, आराम से कुर्सी टेबल पर आराम से सीधा बैठते हैं। ये जो आपकी रीढ़ की हड्डी है ना, ये रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए जब आप पढ़ते हैं तो। ये नहीं कि ठंडा के टाइम है, ले लिए लेदरा साल जो होता है उसको ओढ़ लिए और आराम से पढ़ल है, कुछ नहीं होगा। बस आप देखिएगा, देख के जब तक देखेगा तब तक आपके दिमाग में रहेगा, नहीं अगर लिखिएगा तो आपके दिमाग से तुरंत निकल जाएगा। अब इसका पीडीएफ अगर मान लीजिएगा आप चाहते हैं कि सर जी इतना मैं कैसे लिखे जल्दी जल्दी, आप इसका हमको फोटो दे दीजिए। इसका अगर फोटो आपको चाहिए तो जो डिस्क्रिप्शन होता है उस डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक होता है ग्रुप का, उस व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक में आप जुड़ जाइए। जुड़ जाने के बाद आपको पीडीएफ इसका जो फोटो है, बोर्ड पीडीएफ जिसको कहते हैं, वो बोर्ड पीडीएफ आपको मिल जाएगा। उसको आप देख सकते हैं, उसको से आप उतार सकते हैं, उससे आप रिवीजन कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे वर्ण के। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। एग्जाम्पल में अ हो गया, क, म, आ, इत्यादि। और हिंदी भाषा में कुल कितने वर्ण होते हैं? 52। कितने भेद होते हैं? 2, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। अब बात करते हैं स्वर वर्ण की। स्वर वर्ण इसमें कहेंगे कि वह मूल ध्वनि जिसका उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेंगे, क्या लिखें? किसी अन्य, इस बात पर ध्यान दीजिए, किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उसको कहेंगे स्वर वर्ण। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा अ, आ, ई, पहले हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, इसके बाद री ले लेते हैं, री, ए, ओ, औ। गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मतलब हम लिखेंगे कि स्वर वर्णों की कुल संख्या 11 होती है। स्वर वर्णों की कुल संख्या 11 होती है। ठीक है, किसको कहते हैं स्वर वर्ण? तो जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसका उच्चारण करते हैं, तो जिसका उच्चारण करने में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़े, ऐसी वर्ण जिसका उच्चारण करने में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़े, उसको हम लोग कहते हैं स्वर वर्ण। एग्जाम्पल देखिए क्या है, अ हो गया, आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, री, ए, ओ, औ। अन अह नहीं लेना है। मतलब कि आ ई में हम लोग लेते हैं तो अ से लेके अ तक, और उसमें एक जोड़ देना है री, ऋषि मुनि वाला री। ठीक है, अ से लेके अ तक, और उसमें जोड़ देना है ई, एक जोड़ देना, सॉरी री जोड़ देना है, री को जोड़ देना है। और इसको जोड़ देने के बाद अन वह को हटा दीजिए, हो गया कुल संख्या में 11। तो क्वेश्चन पूछेगा कि स्वर वर्ण की कुल संख्या कितनी होती है? स्वर वर्ण की कुल संख्या होती है 11। स्वर वर्ण की कुल संख्या 11 होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बता रहे हैं।
स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे, हम इसको मिटाते हैं। स्वर वर्ण हम लोग देख लिए। स्वर वर्ण के बाद अब हम लोग देखेंगे कि स्वर वर्ण की संख्या कितने थे? 11। अब देखेंगे स्वर वर्ण के भेद। स्वर वर्ण के भेद, ये जो क्लास सिर्फ 10वां के लिए नहीं है, 12वां के विद्यार्थी जो हिंदी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत लाभकारी होगा। तो अपने दोस्त, अपने बड़े भाई बहन या कोई भी होंगे जो 12th में होंगे, तो उनके लिए भी इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 12वां क्लास के विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छी सीरीज है, इसमें जुड़ सकते हैं। अब स्वर्ण के भेद की बात करते हैं। तो स्वर्ण के अगर भेद की बात करते हैं तो स्वर्ण के देखिए भेद कितने होते हैं। सबसे पहले हम इसको ध्यान देंगे कि उच्चारण के हिसाब से, ठीक है। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर देखिए स्वर वर्ण का होता है। एक होता है जिसको कहते हैं ह्रस्व स्वर, एक होता है जिसको कहते हैं दीर्घ स्वर, और एक होता है जिसको कहते हैं प्लुत स्वर। देखिए ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व स्वर किसको कहते हैं? अब देखिए ह्रस्व को मूल स्वर भी कहते हैं, याद रखेंगे। ह्रस्व जो है इसको मूल स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर को क्या कहते हैं? मूल स्वर भी कहते हैं। तो ह्रस्व स्वर में आप देखिएगा अ हो गया, हर्षई ई हो गया, हर्षौ उ हो गया, और एक होता है री। 4 वो है मूल स्वर, या हम कह सकते हैं कि 4 गो ह्रस्व स्वर है। कौन कौन है? अ, ई, उ, री। कौन सा ई? हर्षई। कौन सा उ? हर्षौ। अब इसीलिए इसको हर्ष छोटी और छोटका ये छोटका उ कहते हैं इसको। कारण क्या है? ह्रस्व मैंने कि आप देखिएगा सवाल बनाते हैं तो आता है ना वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तो दीर्घ में आप बड़ा आंसर लिखते हैं कि छोटा लिखते हैं? वहां पर आंसर बड़ा लिखना होता है, तो दीर्घ मैंने बड़ा और ह्रस्व मैंने छोटा। अब होता है कि दीर्घ स्वर होता है। दीर्घ स्वर में क्या होता है? दीर्घ स्वर देखिए हो गया आ, दीर्घ स्वर हो गया आ, ई मतलब कि दीर्घ ई और दीर्घ उ, ठीक है। दीर्घ स्वर में आ, ई, उ। आ हो गया तो ये भी अ से देखिए ज्यादा बड़ा है, ई उ। और प्लुत स्वर जो है, प्लुत स्वर कौन होता है? तो आप कभी उच्चारण किए हैं ओ, उच्चारण कभी किए हैं? उच्चारण ओम का करते हैं वो प्लुत स्वर में आता है। अब कैसे सर कहते हैं कि इसको कहाँ रख दें? क्या पता चल रहा है? कुछ इस तरह से तो होगा ही। तो देखिए जिसको बोलने में कम समय लगता है, ह्रस्व स्वर में क्या होता है? यहां देखिए हम लिख दे रहे हैं, कम समय में बोला जाता है, कम समय में बोला जाता है, कम समय में बोला जाता है, उसको कहते हैं ह्रस्व। दीर्घ किसको कहते हैं? तो ह्रस्व से दुगुना समय में बोला जाता है, ह्रस्व से दुगुना समय में बोला जाता है। और प्लुत को कहते हैं कि ह्रस्व से तिगुना समय में बोला जाता है, ह्रस्व से तिगुना समय में बोला जाता है। तो समझ में आ जाएगा ना आपको? उच्चारण के हिसाब से स्वर कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। कौन कौन? ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, ठीक है। ह्रस्व किसको कहते हैं? तो जिसको बोलने में कम समय लगे। तो कम, जैसे बोलते अ, ई, उ, री। कौन कौन बोले? छोटका बोलेंगे तो समय कम लेना है, मतलब कि हर्षई, हर्षऊ, री, अ, ई सब बोलेंगे तो हमको समय कम लेना है। दीर्घ स्वर किसको कहते हैं? तो जिसको ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगेगा। कितना? दुगुना। ह्रस्व स्वर से जैसे कहते, अब मान लीजिए कि अ बोले तो अ बोलने के बाद आ भी उसी बोलते हैं, नहीं आ बोलते हैं ना, ई,
ऊ, मतलब कि यह क्या हुआ, दीर्घ स्वर हुआ, जिसको मतलब कि दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, मतलब उसको बोलने में थोड़ा समय अधिक लगे। और प्लुत स्वर को तो आप लोग जानते करते हैं, ओम नमः शिवाय करते हैं ना हम लोग। तो वो जो ओम का उच्चारण हुआ, ये ओम का उच्चारण हुआ, ये प्लुत स्वर में आता है। ठीक है, ओम का उच्चारण किस में आता है, प्लुत स्वर में आता है। इसके बाद देखिए, इसके बाद ये तो स्वर के भेद हम लोग किसके आधार पर देख रहे थे, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। ठीक है, उच्चारण में जो समय लग रहा था उस समय के आधार पर हम लोग देख रहे थे। अब हम लोग आगे क्या देखेंगे, अब आगे हम लोग देखेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर देखिए, यहां से लिख रहे हैं, ईद हो गया, तब उच्चारण के आधार पर यहां लिखते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर देखा जाए तो दो होता है। एक होता है मूल स्वर, मूल स्वर, और दूसरा होता है उसको कहते हैं संधि स्वर। मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर किसको कहते हैं, जैसे देखिए मूल स्वर में क्या आ जाएगा, अ हो गया, इसके बाद क्या हो गया, ई हो गया, इसके बाद क्या हो गया, उ हो गया, और री हो गया। देखिए मूल स्वर कहते हैं रसों के, अ ई उ री, तो अ ई उ री, ई हो गया। इसके बाद संधि स्वर किसको कहते हैं, तो संधि स्वर हो गया आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ओ, औ, ये हो गया संधि स्वर। संधि स्वर का मतलब कि किसी संधि में क्या होता है, समधि मिलान का नाम सुने हैं। जब देखिएगा कि ब्याह शादी होता है तो तिलक उलक जब चढ़ जाता है तो तिलक चढ़ने के बाद धान बटाता है, धान बटाने के बाद समधि मिलान किया जाता है। गीत में गवाता है, कहाँ के समधि उत्तिम, कहाँ के समधि मध्यम, मतलब कि उसमें क्या हुआ, तो संधि माने समधि मिलान में क्या होता है कि दो गो समधि माने कि दो गो लड़का के बाप और लड़की के बाप दोनों के मिलावल जाता है, माने दो गो रिश्ता को जोड़ा जाता है। और उसी तरह से संधि में क्या होता है कि संधि में भी दो गो वर्ण के जोड़ दिए हैं। अब कैसे वर्ण के जोड़े हैं, तो दो गो स्वर वर्ण के जोड़ दिए हैं, तो दो गो स्वर वर्ण के जोड़ने के बाद प्राप्त होता है संधि स्वर। ठीक है, जैसे कि अ, दो गो अ मिलेगा तो आ बन गया। ठीक है, दो अ और दो आ मिलेगा तो क्या बन जाएगा, दो अ और दो आ मिलेगा तो उसे बन जाएगा, दो अ और दो अ मिलेगा तो आ बन जाएगा, मतलब कुछ दीर्घ हो गया, दो गो से मिल के बना है, उसको कहते हैं संधि स्वर। इसके बाद देखिए और इसमें क्या होता है, ये तो दो हो गया उत्पत्ति के आधार पर। भी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम बता रहे हैं अभी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब देखिए आगे हम बात करते हैं, उत्पत्ति के आधार पर हम लोग देख लिए। अब हम लोग उच्चारण के आधार पर देखे थे, उस समय देखे तो उच्चारण के समय के अनुसार आधार पर, उच्चारण करने में जो समय लगता है उसके आधार पर हम लोग देखे थे। अब हम लोग देखेंगे उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर देखिए स्वर चार प्रकार के होते हैं। एक होता है ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। दूसरा होता है दीर्घ स्वर। तीसरा होता है प्लुत स्वर, प्लुत स्वर। और चौथा होता है उसको कहते हैं संयुक्त स्वर। थोड़ा एक सेकंड आप लोग इंतजार कीजिएगा, इंक थोड़ा डाल देते हैं इसमें। तो पुनः हम लोग लौट गए हैं अपने वीडियो पर, थोड़ा सा रोक दिए थे, कारण था कि इसमें इंक डालना था। देखिए ह्रस्व स्वर है, दीर्घ स्वर है, प्लुत स्वर है और संयुक्त स्वर है। इसमें से तीन तो आप लोग पढ़ लिए, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ये तीनों हम अभी आप पढ़ा चुके हैं। ह्रस्व किसको कहते हैं, तो अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर किसको कहते हैं, आ, ई, उ, तीन हो गया। और होता है कोई तो बताइए आप लोग। प्लुत स्वर किसको कहते हैं, प्लुत स्वर हो गया ओम। ठीक है,
और बात करते हैं संयुक्त। तो देखिए तो हिंदी में स्वर वर्ण की संख्या कितना होता है? हिंदी में स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? 11। अब 11 को स्वर्ण वर्ण होता है। यहाँ कई को हम लिखे हैं, गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 को लिखे। अभी 3 को बचा है ना जी। कौन सी बचा है? देखिए तो अ आ ई उ बचा है ए ओ ई वर्ण में नहीं आता है। स्वर में बस प्लुत स्वर इसको रखा गया है क्योंकि ओम का उच्चारण थोड़ा लंबा रहता है। तो ए ओ ये सभी क्या है? ये सभी संयुक्त है। मतलब कहीं ना कहीं एक दूसरा को संधि बताया था ना यहाँ, तो संधि की तरह इसको दो को मिला करके संयुक्त में जोड़ के और तब इसको बनाया गया है। ये हो गया संयुक्त स्वर। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे इसमें। अब बताइए, इतना चीज हम लोग देख लिए। अब आपसे हम कुछ सवाल करना चाहते हैं। सवाल नंबर 1 है कि हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं? इसको आप लोग होमवर्क के रूप में बना लीजिएगा। हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं? सब परीक्षा में आएगा। ये तो एकदम 8वां क्वेश्चन हो गया। कुल कितने वर्ण होते हैं? सवाल नंबर 2 हम लोग लेते हैं। 1 नंबर हम लोग लेते हैं हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं। सवाल नंबर 2 हम लोग लेते हैं कि जो हिंदी है उसके हिंदी अंदर स्वर की संख्या कितना होता है? हिंदी में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तीसरा क्वेश्चन जो है वह है वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, इस 3 सवाल को आप लोग कर लीजिएगा। इसमें देखना है आपको, इस 3 ठोक आप करिएगा होमवर्क। अभी और क्वेश्चन हम देंगे, इस सब को याद करते चलना है। बताइए तो हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं? नहीं बताए हैं। स्वर की संख्या कितना होता है? नहीं बताए हैं। इसके बाद वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? नहीं बताए, सब हम बताए। और अभी जो हम लेक्चर दिए इतना जो आपको हम पढ़ाए, इन चीजों को देख लीजिएगा। तो इन चीजों को देखने से आपको सबका आंसर पता हो जाएगा। अगर ध्यान से देखेंगे तो अभी नहीं बताए हैं आप। अब कंबल में घुस गए हैं और कंबल में घुस करके अब आराम से इसको देख रहे हैं और उसको दिमाग में कुछ नहीं उतर रहा है आपका, तो इसे थोड़े बनेगा ही। आपको कॉपी कलम लेकर बैठना होगा, इसको लिखना होगा। जब लिख लीजिएगा, याद कीजिएगा, सब चीज बनेगा। अब मान लीजिए कि वीडियो तो आगे निकल गया और ध्यान नहीं दिया था कै गो वर्ण होता है हिंदी में, गड़बड़ा गए, तब गई भैंसिया पानी में, वो तो ले लोटा वाला हाल हो जाएगा। तब ऊपर स्थिति में हम क्या करेंगे? तो अगर हमारा कॉपी में लिखा, फिर से चाहे तो वीडियो को बैक करेंगे, और नहीं तो अगर कॉपी में अगर हमारा लिखा रहता तो बताइए हमको दिक्कत था, हमारा तुरंत पढ़ते कैसे कै गो वर्ण होता है। ठीक ना? तो ये सबको देखिए। अभी बताएं हम, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइएगा। जब व्हाट्सएप चैनल से जुड़ेगा तो इस सब का आपको फोटो चला जाएगा ग्रुप में। ठीक है, आगे इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे देखते हैं। फिर अब बात करते हैं व्यंजन वर्ण की। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, मिटा देता हूं इसको। व्यंजन वर्ण हम बताया था कि वर्ण 2 प्रकार का होता है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण की परिभाषा हम क्या बताए? स्वर वर्ण की परिभाषा बताए थे कि ऐसा मूलध्वनि जिसका उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े, उसको कहते हैं क्या? स्वर वर्ण। अब देखिए व्यंजन वर्ण किसको कहेंगे? तो ऐसी मूलध्वनि जिसका उच्चारण करने में किसी न किसी स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़े, उसे
व्यंजन वर्ण कहते हैं, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। ऐसी मूलध्वनि जिसका उच्चारण करने में किसी न किसी स्वर की आवश्यकता होता है। जिसे मान लीजिए कि हम बोलते हैं, उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए, उदाहरण हम लोग लेके चलते हैं, तो उदाहरण में अगर हम लेके चलते मान लीजिए क, तो क बोलते तो साथ में क्या रहा है क। पापा, पापा बोलने में क्या रहा है आ, ठीक है। कमल, कमल बोलने में अ आ रहा है, मतलब कि इसमें अ आ रहा है, तो इससे पता यह क्या चलता है कि जब हम क बोल रहे हैं तो क के साथ साथ में क्या बोल रहे हैं अ बोल रहे हैं। मतलब कि इसको बोलने के लिए हमको स्वर, वह क्या है अस्वर वर्ण है, तो हमको क को बोलने के लिए अ की सहायता लेनी पड़ रही है, मतलब कि अ एगो स्वर वर्ण है। तो जब हम बोल रहे हैं तो हमको किसकी आवश्यकता पड़ रही है स्वर वर्ण की आवश्यकता पड़ रही है। तो क हो गया, म हो गया, च हो गया, ट हो गया, इत्यादि बहुत कुछ इसमें है, ठीक है। अब बात करते हैं कि आखिर व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है। व्यंजन वर्णों की कुल संख्या, व्यंजन वर्णों की कुल संख्या याद रखेंगे, व्यंजन वर्णों की कुल संख्या होती है 33। हिंदी में बात कर रहे हैं सब हम, इन्हें इंग्लिश में देख लीजिएगा, ठीक है। व्यंजन वर्ण की कुल संख्या कितनी होती है 33 होती है। हिंदी में अगर देखा जाए तो व्यंजन वर्ण की कुल संख्या कितनी होती है 33 होती है। उसके बाद और इसमें देखा जाए तो व्यंजन के भी अलग अलग प्रकार हैं। देखते हैं व्यंजन के भेद के बारे में, व्यंजन वर्ण के भेद, व्यंजन वर्ण के भेद। इसे देख लीजिए, एक आता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन क्या होता है, परिभाषा आपसे नहीं पूछेगा, इतना याद रखेंगे। 10वीं के विद्यार्थी का आप लोग बच्चा है, छोटा मोटा क्लास का नहीं है। छोटा क्वेश्चन बोले रहता है जिसमें आप पूछता है कि व्हाट इज नाउन, संज्ञा किसे कहते हैं, इस आपसे नहीं पूछेगा। संज्ञा कौन है आपको पहचानना है उसमें, तो यहाँ पे आपको पहचान, इसलिए सबको परिभाषा नहीं लिखवा रहे ज्यादा। देखिएगा, हम प्लुत स्वर बताएं, संयुक्त स्वर बताएं, इस सबका परिभाषा नहीं लिखा है। कौन है और कैसे है उसको बस छांटने के लिए बता रहे हैं आपको, तो आपको उसको देख लेना है, बस जांच लेना है, छांट देना है उसको, और कुछ नहीं करना है। तो स्पर्श व्यंजन क्या होता है, जैसे स्पर्श व्यंजन में देखिए आप देखते हैं कवर्ग, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, 5 गो लिखे। अब हर में 5 होता है, देखिए तो कवर्ग में ही 5 गो, चवर्ग में 5, टवर्ग में 5, तवर्ग में, पवर्ग में 5, 10, 15, 20, 25, मतलब कि स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या कितनी आती है 25। स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या 25 होता है। एक होता है अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन क्या होता है, तो आप नाम सुने हैं य, र, ल, व, 4, य, र, ल, व, य, र, ल, व क्या है अंतःस्थ व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या है, कवर्ग माने क, ख, ग, घ, अंग, चवर्ग माने च, छ, ज, झ, इ, ठीक है। तो मतलब टवर्ग माने ट से लेकर न तक। तो स्पर्श व्यंजन में कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग माने कुल संख्या 25, और अंतःस्थ व्यंजन में य, र, ल, व कुल संख्या कितनी 4। फिर बात करते हैं उष्म व्यंजन की। उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन क्या होता है, तो उष्म व्यंजन मतलब कि स, श, स, ह, तालाबी स, मूर्धनी स, दंती स, ह। अब देखिए उष्म व्यंजन का हम आम भाषा में नहीं पहचान लीजिएगा। उष्म, उष्म नाम है, मतलब उष्म नाम मतलब उसको बोलते समय कुछ निकल रहा है, उष्मा निकल रहा है। उष्म व्यंजन मैंने बोलते समय क्या निकल रहा है, उष्मा निकल रहा है बोलते समय। इसे बोलिए ह, स, अब देखिए अपने हाथ को आप मुंह के सामने रख के बोलिए श, 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 बोलिए, बोलने क्या पता चल रहा है, अंदर से भाप निकल रहा है, उष्मा निकल रहा है, तो क्या हो गया उष्म व्यंजन। अंतःस्थ माने कि अंदर से आवाज निकल रहा है, य, र, ल, व, मतलब कि एकदम अंदर, आपके अंदर से आवाज निकल रहा है, तो उसको कहते हैं, मतलब उष्म व्यंजन भी कितने हुए 4। अब अभी आपको बताएं कि व्यंजन की कुल संख्या कितना होता है 33, तो जोड़िए तो
25 और 4 लोग देखिए 25 4 4 25 4 29 29 4 33 हो गया कि नहीं। व्यंजन की कुल संख्या 33 होती है। फिर से देख लीजिए व्यंजन किसको कहते हैं, तो ऐसे मूलध्वनि जिसका उच्चारण करने में किसी न किसी स्वर वर्ण की सहायता लेना पड़ेगा, किसी न किसी स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ेगी। और कुल व्यंजन की संख्या कितनी है 33। व्यंजन की कुल संख्या कितनी है 33। और 33 में कौन कौन है, 25 को जो है वो हो गया आपका स्पर्श व्यंजन, 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतःस्थ व्यंजन और 4 उष्ण व्यंजन। ठीक है, कुल मिलाकर के 33 वर्ण होते हैं। उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम देख रहे हैं। मिटा दिए होंगे आप लोग, देख लिए होंगे, इसका मिटा देते हैं। अब हम स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब इतना ही से नहीं होगा, अभी और देखिए उष्ण व्यंजन तक मैंने बात की। ये अलग बात है कि आप लोग के यहाँ मन नहीं लग रहा होगा पढ़ने में, क्योंकि हमारे पास डिजिटल बोर्ड ना है। तो ऐसा कोई जरूर ना है कि डिजिटल बोर्ड वाला सर जी बड़े बढ़िया पढ़ाते हैं। हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। बताइए कि हर एक चीज़ को हम लिख करके आपको दिखा रहे हैं, हर चीज़ आपको बता रहे हैं। बस आपका सपोर्ट की आवश्यकता है मुझे। अब देखिए कुछ होता है तो होता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन जिसे संयुक्त स्वर होता था कि दो को मिला के बनाते थे, उसी तरह से संयुक्त व्यंजन होता है। संयुक्त स्वर में क्या किए थे कि मिलाए थे, तो किसको मिलाए थे, दो गो स्वर के। ऐसे ही मिलाएंगे तो दो गो व्यंजन के मिलाएंगे। संयुक्त व्यंजन कौन कौन है, छ त्र ज्ञ, छ त्र ज्ञ। ठीक है, अब एक होता है स्र, छ त्र ज्ञ और स्र। ये क्या हो गया, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन मतलब कि देखिए आप देखें छ को कभी आप इंग्लिश में लिखिएगा तो क्या होता है, के एस एच से होता है छ, मतलब कि क और जोड़ स ये दोनों से मिल गया तो इसे इसको कहते हैं छ। अब इसी समय देखिएगा कोई को बोलता है लक्ष्मण, क्या बोलता है लक्ष्मण, तो जब लक्ष्मण शब्द का प्रयोग करता है तो क्या कहता है, लक्ष्मण कहता है, आधा क उसमें बोलता है थोड़ा सा लक्ष्मण। ठीक है, और वास्तविक इसका होता है लक्ष्मण। ठीक है ना, लक्ष्मण, ये नहीं कि लक्ष्मण, ये सब गलत है। हम लोग प्रयोग करते हैं, जैसे मान लीजिए कि गांव में हम लोग क्या है ना, जैसे हमने क्या होता है कि हमारे गांव में कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए किसी का नाम राजेंद्र है, असल राजेंद्र, नाम क्या है राजेंद्र, तो सही उच्चारण राजेंद्र हुआ, इना की राजेंद्र। ठीक है, तो इस तरह से इसमें बहुत कुछ होता है। तो इसीलिए आपको व्याकरण सिखाया जा रहा है ताकि आप शुद्ध शुद्ध बोलिए। लोग तो क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं तो बात अलग है, लेकिन आप कम से कम सही से बोलिए। अगर हम लोग नहीं सुधार करेंगे तो कौन सुधार करेगा। पहले चूंकि आप देखते हैं कि हमारे पूर्वज योजना को योजना कहते थे, हम लोग योजना कहते हैं कि नहीं कहते हैं, यज्ञ को जग कहते थे। अब हद तो तब था कि इसको ज्ञान कहते थे। बताइए ज्ञान है, जब वही ज्ञान है तो ये कुछ है ज्ञान है। बताइए कि जब आपको कोई पढ़ाया होगा, कोई शिक्षक जब पढ़ाया होगा ज्ञान, तो जब कहता है इसको ज्ञान तो उसको पूछेगा कि जब यही ज्ञान है तो ये क्या है, ये ग है क्या, जी वाई से ग, मतलब कि ग और यह दोनों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं संयुक्त व्यंजन के बाद कुछ होता है जैसे द्विगुण व्यंजन। एक होता है द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन क्या होता है, जैसे आप देखे हैं ड के तो नाम आप सुने हैं, ड के ऊपर यहां बगल में इसे रहता है। ठीक है, इसके बाद सॉरी यहां रहता है, इसको द्विगुण कहते हैं। इसके बाद ढ को आप देखेंगे, ढ के नीचे यहां रहता है। अभी ना अब क्या लिखा हुआ है देखिए, इसको पढ़ बताइए तो क्या लिखा हुआ है। अगर ये नहीं है तो पढ़ना है पढ़ाई, और लग गया तो पढ़ाई। अगर ये नहीं है, ये कैसे है, क थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं, ये पढ़ाई हो गया। नहीं है तो कहेंगे कड़ाही, और जब लग गया तो कहेंगे कड़ाही।
है ना बात। तो इस चीज पर ध्यान दीजिएगा, यही सब गलती करता है। बहुत सारे भाई जाते हैं, आपके दोस्तों से पूछेगा ना, आपको बता रहे कि एक बार इंटर क्लास के विद्यार्थी हमारे गांव में सेंटर आता है, तो उसमें परीक्षा देने आते हैं। उनका दो विद्यार्थियों का डिबेट जो था, उनके बीच के संवाद सुनकर हमको बहुत तंग, मतलब अपने आप से लगा के बताइए कि हिंदी की ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए थी। हिंदी का एग्जाम था, इंटर के विद्यार्थी थे, वो भी साइंस पढ़े हुए थे, शायद पढ़ रहे होंगे कुछ, दो बच्चे आपस में लड़ जाते हैं। और लड़ते हैं किस बात के लिए? एक शब्द लिखा हुआ था निम्नलिखित। बताइए आपके हिसाब से क्या लिखा हुआ है? एक लड़का जो किताब लेकर के पढ़ रहा था, वो कह रहा है कि निम्नलिखित है, वो कह रहा है कि ना निम्नलिखित है। यही बात को ऊपर से छत पर पढ़ रहा था, फिर नीचे गया पूछवाने अपने दोस्त से कि बताओ कौन सी लिखा है, निम्नलिखित है कि निम्नलिखित। तो मेरे समझ कि उठा पटक के बात हो गया था, तू गलती तो तू गलती, अंडा रोल पर बात लग गया, चैलेंज एकदम कि तोर सही तो हम अंडा रोल खिलाएंगे, तो अगर हमारा सही रहेगा तो तू हमारा खिलाना। बताइए पासी को बताइए कि निम्नलिखित को कौन नहीं जानता है, जिसको निम्नलिखित कहते हैं। अगर आप हिंदी में भी आपकी ऐसी स्थिति है, मतलब कि आपकी स्थिति समझिए कि हर, और जो विद्यार्थी हिंदी में कमजोर है उस सब सब्जेक्ट में कमजोर है। अब प्रश्न को बनाना है, लिखा हुआ है कि उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब को दर्शाएं। अब वो लेकर पढ़े उतल उतल दर्पण दर्पण में। अब सोचते सोचते समय पार हो गया, क्या है कि हमको टाइम ही नहीं मिला, आ रहा था सब बनबे नहीं किया, सब कुछ नहीं है। आप उसको क्या करते हैं कि अपने घर वाले को अपने आप परेशान कर रहे हैं, बस उनको आप दिखा रहे हैं कि हमको बहुत कुछ आता है, आप कुछ नहीं है, आपसे बहुत ज्यादा पढ़ने वाले लोग तो बैठे हुए हैं। चलिए देखते हैं आगे, तैयारी करते रहिए। द्विगुण हो गया, द्विगुण के बाद देखिए आगे क्या होता है। द्विगुण के बाद जो अगला आता है उसका नाम है संयोजक या अयोगवाह कहते हैं, इसको याद रखेंगे, अयोगवाह। अयोगवाह व्यंजन, अयोगवाह व्यंजन क्या है? आप अ से लेके अ तक तो देख लिए, एगो री को भी देख लिए, कुल मिलाकर हुआ 11 गो स्वर, ओकरा में 2 गो बच गया था, एगो अन और एगो अह बच गया था ना जी। तो एगो अन बच गया था, एगो अह बच गया था, तो वो जो दोनों बच गया वो हो गया अयोगवाह, अन और अह, ये दोनों अयोगवाह व्यंजन हो गया। कैसा व्यंजन हो गया? अयोगवाह। कै भाई? 2 गो, ठीक है, अयोगवाह हो गया। तो उसी तरह से पिछला जो था, पिछला में भी देखेंगे तो पिछला अभी 2 गो था, इसकी संख्या कितनी थी? 2, इसकी संख्या कितनी है? 4। अब हम लोग देखते हैं कुल मिलाकर के, हम आप कहीं पढ़े होंगे कि वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52। कुल वर्णों की संख्या, कुल वर्णों की संख्या कितना? 52। कोई कह देगा तो मान लेंगे? बताइए, कुल वर्णों की संख्या 52, कोई कह दिया तो मान लिए? गिनवाइए, हमनी के शरीर में 206 हड्डी है ना जी। तो बताइए, कोई कह दिया तो मान लेंगे 206 है, गिनवाइए उसको, कहाँ क्या होता है। तो उसी तरह से 52 को, कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52। अब देखिए जोड़ते हैं, कैसे कैसे होता है देखिए। स्वर, स्वर कै गो? स्वर की संख्या 11। उसके बाद स्पर्श व्यंजन कै गो? स्पर्श व्यंजन, थोड़ा इधर से देखते हैं, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन की संख्या थी 25। उसके बाद स्पर्श के बाद आपको बताए थे हम ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी थी? 4। उसके बाद बताए थे स्पर्श ऊष्म, और वहां एक और आपको हम बताए थे, उसका नाम था अंतःस्थ, अंतःस्थ व्यंजन, इसकी संख्या भी कितनी थी? 4, ठीक है, अंतःस्थ की संख्या भी 4। इसके बाद आइए यहाँ संयुक्त, संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4। द्विगुण, द्विगुण व्यंजन कितने हैं? 2। अयोगवाह कितने हैं? अयोगवाह व्यंजन भी 2। सबको जोड़िए तो
देखिए तो 11 और 25 36 हो गया, 40 44 44 4 कितना आता, 44 48 48 4, कुल मिलाकर के 52 वर्ण मैंने आपके सामने रख दिया। सबको गिनवा भी दिया कि कहां से क्या आया था। इसके बाद कुल मिलाकर के हमको याद रखना है कि वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52। कौन वर्ण कितना है, उसकी संख्या क्या है, यहाँ देखिए एक बार में शॉर्ट में लिखा हुआ है, इसको आप लोग देख लेना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए संयुक्त के बारे में हम क्या बताए, छत्र ज्ञान के बारे में बता रहे थे। क और जोड़ स से मिलके बना है। हाँ, साथ साथ में अ भी आता है, ऐसा नहीं है कि सब बोलते तो आ के लाना जरूरी है ना, के एस एच, ठीक है। छ हो गया, त्र हो गया, ग हो गया और स्र हो गया, ये तीनों इसी तरह से बना। जैसे त्र की अगर बात करते हैं, त्र किससे मिलके बना है, तो त जोड़ र जोड़ अ, इससे मिलके बना है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, स्लाइड को मिटाते हैं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब देखिए आगे जो है, आगे किस प्रक्रिया में हम देखेंगे कि शब्द जो है, जैसे मान लीजिए कि कुछ शब्द होता है, जैसे मान लीजिए कि हम लीजिए कि निम्नलिखित शब्द, निम्न शब्दों में या निम्न शब्दों का वर्ण विच्छेदन करें, संधि विच्छेद, वर्ण विच्छेद करें, वर्ण विच्छेद करें। बचपन में आप लोग बहुत इधर बनाएंगे, मजा आता था बनाने में। जैसे मान लीजिए कि हम ले लेते हैं कमल, तो कैसे इसको तोड़ेंगे, क किससे मिलकर बना है, क जोड़ अ, फिर क्या करेंगे, म जोड़ अ, फिर ल जोड़ अ। पूछ लिया अगर विद्यालय, विद्यालय तो वी नहीं, व जोड़ ई, कौन सा ई, इधर से है ना, इधर से मतलब वो उल्टी पाला मर ले, उल्टी पाला मर ले मैंने कौन सा, उल्टी पाला मर ले मैंने हर्षई, ई प्लस द जोड़ य जोड़ आ, विद्या है, ठीक है, इसको द्या कहते हैं। विद्या जोड़ ल जोड़ अ जोड़ य जोड़ अ, विद्यालय। उसी तरह से एक ले लेते हैं, सीता, स जोड़ हर्षई की दीर्घई, दीर्घई इधर से, सी जोड़ त जोड़ आ। तो ये वर्ण का विच्छेद करने के लिए आता है, आप लोग इसको कर लीजिएगा। आप लोग को होमवर्क में इसमें भी कुछ दे रहे हैं, आप लोग ये करना है, वो रितेश, रितेश के करना है, महेश, इसके बाद करना है, इसके बाद करना है आपको किताब। तीनों करके देखिएगा, अगर आपको परेशानी होगा तो फिर बताइएगा। इसके बाद आगे जब हम लोग देखते हैं, तब कुछ हम प्रश्न की बात करते हैं। जैसे कि प्रश्न की अगर बात करते हैं, तो हम मान लीजिए फिर से आपको प्रश्न कुछ जितना पढ़ा है उसी से हम प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न देखिए क्या है, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है। सेकंड क्वेश्चन है कि व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है, व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, जब स्पर्श की बात करें तो उसमें भी देखिए लेते हैं, ऐसे दे देते हैं, निम्नलिखित में, निम्न में ऊष्म व्यंजन कौन है, ऊष्म व्यंजन कौन, निम्न दे दिए तो हमको 4 ऑप्शन देना होगा। लीजिए ऑप्शन देते हैं क, ऑप्शन देते हैं ह नहीं देते हैं, ऑप्शन देते हैं श, इसके बाद ऑप्शन दे देते हैं म, और ऑप्शन दे देते हैं आ। इसमें आपको बताना है। फिर आगे जो सवाल है इसको इतना तक देख लीजिएगा, 3 सवाल फिर से, ये भी आपका होमवर्क है।
ये सब क्या आप करते चलेगा ना, ये आपका रिवीजन होगा, रिवीजन के तौर पर ही हो रहा है, आप पढ़ भी रहे हैं आज का साथ साथ रिवीजन भी कर रहे हैं, तुरंत पढ़ रहे हैं तुरंत दूसरा रिवीजन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए हम बात करते हैं उच्चारण स्थान की। तो अभी तक इसका आप स्क्रीन शॉट लीजिए, फिर हम उच्चारण स्थान की बात करते हैं। स्क्रीन शॉट ले लिए होंगे। देखिए थोड़ा सा हमको लगा इसमें कैमरामैन जो हम लोग के हैं वो थोड़ा सा बताया कि इसको थोड़ा सा और डीपली थोड़ा सा देखा जाए, क्योंकि वो भी देख रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें समझ में आए तो लिखने का समझ में आए। मतलब उनके कहने का मतलब कि इसे कमल लिखल है, तो हम लिख दिए क जोड़ अ, म जोड़ अ, ल जोड़ अ। तो इसको पढ़ के देखिए तो कैसे हो रहा है, क म ल। अब इंग्लिश में आप पढ़े हैं, इंग्लिश में देखिएगा थोड़ा सा आप समझ लीजिए, जब कैमरामैन साहब इसको बात छेड़िए दिए हैं तो थोड़ा सा देख लीजिए। कमल, हम लोग कमल अंग्रेजी में लिखना होता है इसे लिखते हैं ना जी, तो मैंने इंग्लिश में क्या आपका फंडा दूर हो गया। काहे लिखते हैं, क में कौन सी आ रहा है, अ आ रहा है, म में कौन सी आ रहा है, अ आ रहा है, और ल जो है लास्ट लाके अ के नहीं लिखते हैं। देखिए यही खाई नहीं, सब जगह लागू होता है। भगवान, तो देखिए भ, अब भ में अ, ग, वा तो डब्ल्यू एस होबे करता है, और न हुआ ना। तो इससे ये भी पता चलता है कि हम लोग का इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन कैसे बनता है। इंग्लिश में आप लोग का नाम लिखने के लिए आता है, आप लोग लिखने आता होगा, तो इस तरह से उसको भी देखा जाता है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे उच्चारण स्थान। तो इसको हम फ्रेश करते हैं इस बोर्ड को और बात करते हैं उच्चारण स्थान की। उच्चारण स्थान परीक्षा में बहुत पूछता है, उच्चारण स्थान से प्रश्न पूछता है, और जो विद्यार्थी इसको पढ़ लेता है वो भूलता भी नहीं है। उच्चारण स्थान देखिए क्या होता है, क वर्ग, क वर्ग में क्या आते हैं, क वर्ग जब हम कह रहे हैं मैंने क से लेके अंग तक, चवर्ग का मतलब च से लेके य तक। ठीक है, तो क वर्ग, और क वर्ग इसके साथ साथ अ आ दोनों ई हो जाएगा, ई ई उ उ। ठीक है, कवर्ग में अ आ ई, उ उ नहीं, इसको नहीं लेते हैं, इसको हम रखेंगे अगला पॉइंट में। कवर्ग में अ आ हो गया, इसके बाद हम लोग इतना ही रहने देते हैं। ई जो है इस सब का उच्चारण स्थान जानते हैं क्या है, इस सब का उच्चारण स्थान है कंठ। सब का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। ठीक है, कहां से निकलता है, सब कंठ से निकलता है। इसके बाद देखेंगे आगे चवर्ग, और इसके साथ ले लेंगे ई, हर्षाई ई और दीर्घाई। ठीक है, चवर्ग में ई और ई, ठीक ना, ये दोनों को ले लेते हैं। ई दोनों का जो उच्चारण स्थान है उसको कहते हैं तालु। क्या कहते हैं, तालु कहते हैं। उसके बाद देखिए टवर्ग, और टवर्ग के साथ हम लोग ले लेते हैं, ये तो टवर्ग हो गया, और टवर्ग के साथ हम लोग ले लेते हैं र को और स को, र और श। इसका उच्चारण स्थान जो है इसको कहते हैं मूर्धा। ठीक है, उसके बाद देखिए तवर्ग, तवर्ग, तवर्ग में त से लेकर न तक हो गया, और तवर्ग के साथ इसमें लेते हैं ल और स, दंती स। इसका उच्चारण कहां से होता है, तो इसका उच्चारण होता है दंत। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज देखिए एकदम याद रखेंगे, कहते हैं ना जिसे स लिखते हैं ना नहीं, एकदम सब कुछ ना कुछ उसका है, तो उसका नाम बदला गया है। अच्छा स हम लोग तीन में लिखते हैं, स पढ़ते तो स है, लेकिन इसको कौन सी कहते हैं, तालाबी स, माने तालाबी माने तालू से निकलता है। देखिए यहाँ छूटिए गया है वो, तालाबी स, ठीक ना, माने तालू से निकलता है। मूर्धनी स माने मूर्धा से निकलता है, और दंती स माने दंत से निकलता है। सब के कुछ ना कुछ फैक्टर होता है, इसे कोई का नाम नहीं पड़ता है। कोई के मगरा नाम का है पता, मगर के जमल होगा वो, समझे, मगरा का है कोई का नाम है, कोई मगर के जमल होगा। अब का जेकर बुध के जमल मगरा कह देंगे हम, नहीं कह सकते हैं। तो मतलब कि उसके पीछे का भी कुछ ना कुछ रीजन होता है। अब देखते हैं आगे
पवर्ग, पवर्ग में ले लेते हैं ऊ, पवर्ग में लेते हैं ऊ दोनों का, बड़ा ऊ और छोटा ऊ। इसका उच्चारण कहाँ से होता है? ओष्ठ से होता है। ओष्ठ बताइए ना, बोलिए, बोला जाएगा? प बोलना है, ओठ नहीं खोलना है, या ओठ के दोनों के से धर लीजिए और तब प बोलिए, बोला जाएगा आपसे? नहीं होगा, मतलब कि ओठ की सहायता आपको लेना पड़ेगा पवर्ग के लिए। और देखिए इसमें क्या होता है कि ई हो गया। अब इसको याद कैसे करेंगे सर? याद तो होता नहीं है, एकदम याद करेंगे KTM 2। ट्रिक है, आप अपन घर लड़ते हैं ना, हमको जाना है कहीं तो हमको KTM चाहिए। इसका ट्रिक क्या होता है? KTM 2, के से कंठ, त से तालु, म से मूर्धा, द से दंत, ओ से ओष्ठ। ठीक है, KTM 2। इसके बाद देखिए बाकी जो होता है, अब ई तो हो गया सर, लेकिन ना अंगा के बारे में बताया, ना इया के बारे में बताया, ना न न न म कुछ के बारे में नहीं बताया। तो नोट में इस बात को हम लिख लेंगे कि हर वर्ग का पांचवा, हर वर्ग का पांचवा वर्ण, हर वर्ग का पांचवा वर्ण नासिका द्वारा बोली जाती है, मतलब कि नाक से बोला जाता है, नासिका द्वारा बोली जाती है। हर वर्ग का पांचवा वर्ण नासिका द्वारा बोली जाती है, मतलब कि नाक से। अंग बोलिए तो बंद करके अंग बोला जाएगा? ई इसको बंद कर न बोलना है, नाक बंद करके बोलना है, बोला जाएगा? मतलब कि आपको नासिका की आवश्यकता है, तो नाक द्वारा उसको बोला जाता है। इसका पर स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग इसका। इसमें और देखिए, थोड़ा सा और हम देखते हैं, उच्चारण स्थान अभी खत्म नहीं हुआ, थोड़ा सा इसमें बचा है इसमें। अब देखिए इसको हम इरेज करते हैं। अब शब्द ले लिए, बच गया ए ओ औ, ये सब बचिए गया भाई। तो देखिए ए का उच्चारण स्थान क्या होता है? ए का उच्चारण स्थान क्या होता है? ए मतलब कि बनता है अ और ई, अ और ई से मिलकर बना है। तो अ कहां से निकलता है? देखिए तो अ निकलता है कंठ से, और ई कहां से निकलता है? तालु से। तो मतलब हम इसको कह सकते हैं कि ए का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य है, कंठ तालव्य है, कंठ तालव्य है। उसी तरह से आगे देखिए, ये तो ए का उच्चारण हो गया कंठ तालव्य। उसके बाद ओ की अगर बात करते हैं, ओ किससे मिलकर बनाता है? ये बनता है अ जोड़ उ से मिलकर बना। कहां से? अ से और उ से मिलकर बना होता है, बड़ी उ, ठीक ना? अ और उ से मिलकर बना होता है। तो देखिए तो ओ की बात कर रहा है, अ कहां से निकला? कंठ से। उ कहां से निकला? ओष्ठ से। उ कहां से निकला? ओष्ठ से निकला। अब ओष्ठ से निकला तो हम इसको कह सकते हैं कि यह किससे निकलता है? कंठोष्ठ से निकलता है। किसे? कंठोष्ठ से। तो खाली ए नहीं, इसे ए और ए दोनों, इससे कौन? तो ओ और अ दोनों कैसे निकलता है? कंठोष्ठ से निकलता है। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बता रहे हैं। अब देखिए उच्चारण स्थान हम खत्म कर दिए, आगे हम लोग क्या देखते हैं? आगे हम लोग देखेंगे कि मुंह से निकलने वाली हवा की मात्रा के आधार पर वर्ण के भेद। मुंह से निकलने वाला हवा, मुंह से निकलने वाला हवा की मात्रा के आधार पर, वर्ण के भेद। ठीक है, इसमें देखिए सबसे पहले हम लेते हैं अल्प प्राण के, अल्प प्राण। ठीक है, सबसे पहले अल्प प्राण के लेते हैं। अल्प प्राण क्या होता है? जिसे हम लोग कभी कभी बोल रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग जब बोलते हैं तो जिन वर्णों को उच्चारण करने में, जिन वर्णों को उच्चारण करने में कम हवा निकलती है, जिन वर्णों के उच्चारण करने में कम हवा निकलती है,
जिन वर्णों के उच्चारण करने में कम हवा निकलती है उसे क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। ठीक है, या जिन वर्णों के उच्चारण में ह कार की ध्वनि नहीं होती है, ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण में ह कार की ध्वनि नहीं होती है उन्हें कहते हैं अल्प प्राण व्यंजन। यही याद रखिएगा आप, जिसको बोलने में कम वायु निकले उसको क्या कहेंगे? अल्प प्राण कहेंगे। जिसमें कम वायु निकलेगा उसको अल्प प्राण। अभी होता कौन कौन है तो एकदम इसको याद रख लेंगे। प्रत्येक वर्ग का कौन कौन? पहला, तीसरा और पांचवा। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, ये जो है प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, इसके साथ 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 अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन जो है उसको क्या कहेंगे? अल्प प्राण कहेंगे। जैसे कि याद रखेंगे 1, 3, 5। जैसे मान लीजिए क, ख, ग, घ, अंग, कौन कौन होगा? ई जो हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, यानी कि 1, 3, 5, 135 याद रखना है। 135, हर प्रत्येक वर्ग में 135। और कौन? तो अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन वाला भी जो है उसको अल्प प्राणी कहते हैं। ठीक है, आगे जो दूसरा होता है उस अल्प प्राण के बाद देखा जाए कि इसकी संख्या कैसे होता है, तो इसकी संख्या, अल्प प्राण की संख्या है, इसकी संख्या कितनी होती है? 19। अल्प प्राण की संख्या 19 गो। कौन कौन होता है? य, र, ल, व, अंतःस्थ है, य, र, ल, व, और इसके साथ साथ कौन सी? 1, 3, 5, 1, 3, 5। ठीक है, इसके साथ साथ य, र, ल, व। ठीक है, इसके बाद देखेंगे आगे जो दूसरा होता है वो दूसरा का नाम है महाप्राण। महाप्राण मतलब कि जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक वायु निकलती है, अधिक वायु निकलती है, जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक वायु निकलती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं महाप्राण। अधिक वायु निकलेगा तो महा, कम निकलेगा तो अल्प। एग्जाम्पल से देख लीजिए क्या हो जाएगा। तो प्रत्येक वर्ग का कौन कौन? 1, 3, 5 हो गया, तो बचे कुछ बचे दूसरा और चौथा। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, और इसके साथ साथ प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण, और साथ ही साथ 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 उष्ण व्यंजन, साथ साथ उष्ण व्यंजन। इसका उदाहरण है किसका? महाप्राण के। इसे उसमें स बोलते हैं, ज्यादा हवा निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, तो वायु के हिसाब से देखते हैं, जगह में कम हवा निकलेगा उसको अल्प, और ज्यादा निकलेगा उसको कहेंगे, ज्यादा निकलेगा उसको कहेंगे, उसको कहते हैं हम लोग महाप्राण कहते हैं। इसकी संख्या कितनी है याद रखेंगे, इसकी संख्या 14 है। इस वही बात फिर से, क, ख, ग, घ, अंग। तो अब देखिए कौन कौन हुआ? ई हो गया, इसको अल्प कहेंगे, अल्प, अल्प, अल्प। इसको कहेंगे महा, इसको भी कहेंगे महा, मतलब कि दूसरा और चौथा। दूसरा चौथा क्या हो गया? महाप्राण को दिखाना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो और क्या होता है, तो ये तो मुंह से निकलने वाले वायु के आधार पर हो गया। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम फिर आगे और बताते हैं। आगे हम बताएंगे स्वर तंत्रिका में कंपन के आधार पर। तो अब देखिए, ले लिए होंगे, आपका स्क्रीनशॉट तो ले ही लिए होंगे। अब हम देखेंगे स्वर तंत्रिका में कंपन के आधार पर। स्वर तंत्रिका मतलब कहीं बोलते हैं तो जो लैरिंग्स होता है, उस लैरिंग्स में जो वाइब्रेशन होता है उसके आधार पर देखेंगे हम। लैरिंग्स में वाइब्रेशन के आधार पर देखेंगे। स्वर तंत्रिका में, स्वर तंत्रिका में
कंपन के आधार पर, स्वर तंत्रिका में कंपन के आधार पर वर्णों के भेद, वर्णों के भेद, स्वर तंत्रिका में कंपन के आधार पर वर्णों के भेद। जैसे देखिए इसमें सबसे पहला जो होता है उसको कहते हैं घोष या सघोष, घोष या सघोष वर्ण कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें सघोष या घोष में क्या होता है कि इसमें इसका जिन वर्णों का उच्चारण करने में जिन वर्णों का उच्चारण करने में जिन वर्णों का उच्चारण करने में स्वर तंत्रिका उच्चारण करने में स्वर तंत्रिका में कंपन उत्पन्न होती है, स्वर तंत्रिका में कंपन उत्पन्न होती है, उसको कहते हैं घोष या सघोष। जैसे कि हम क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो अ, वैसा ना यहाँ पे ये इसको स्वर तंत्रिका कहते हैं। तो अ हो गया, आ हो गया, क हो गया, या फिर क को छोड़ देने अ आ य र इत्यादि। और एक होता है उसको कहते हैं कि तो घोष या तो हो गया घोष और सघोष। इसमें भी देख लीजिए इसकी संख्या कितनी होती है। जब इसकी संख्या की बात करेंगे तो इसकी संख्या होता है कुल मिलाकर के 31 गो होता है। ऐसा 31 गो कुल ऐसा होता है जो घोष वर्ग होता है। और उसको पहचानेंगे कैसे, तो प्रत्येक वर्ग के कौन कौन, प्रत्येक वर्ग के तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा चौथा और पांचवा, मैंने 3 4 5। अब इसके साथ साथ पांचवा, इसके बाद अंत अष्ट व्यंजन क्या है, घोष या सघोष है। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो इसके बाद एक होता है अघोष, जो लगभग लास्ट है हम लोग चैप्टर की स्थिति में, अघोष वर्ण कहते हैं। अघोष क्या होता है, तो जिसके जिन वर्णों का उच्चारण करने में जिन वर्णों का उच्चारण करने में स्वर तंत्रिका में कंपन नहीं होता है, स्वर तंत्रिका में कंपन नहीं होता, उसको कहते हैं अघोष। उदाहरण एग्जाम्पल इसका आता है क ख ग, इस तरह समझ आएगा। ठीक है। ETC क ख सिर्फ होगा, ग नहीं, क्योंकि तीसरा अक्षर जो हो जाता है वो चल जाता है किसमें, घोष में। तो इसको हम नहीं लिख सकते हैं ऐसे ही। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, इसके साथ साथ प्रत्येक वर्ग के पहला और दूसरा इज हो गया, और इसके साथ साथ बोल लेते हैं उष्ण व्यंजन, उष्ण व्यंजन, ये सब कौन हो गया, अघोष हो गया। संख्या क्या होता है का, इसकी संख्या की बात करते हैं तो इसकी संख्या होती है 13। ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। अब देखिए, अब कुछ क्वेश्चन होमवर्क के रूप में आप लिख लीजिए। अब चैप्टर खत्म हो गया। देखिए क्वेश्चन है कि निम्न में अयोगवाह कौन है। निम्न में अयोगवाह कौन है। ठीक है। निम्न में अयोगवाह कौन है। ऑप्शन देखिए क्या हो गया, अयोगवाह का ऑप्शन हो गया अन, अह। ऑप्शन बी हो गया आपका ई, सी ऑप्शन हो गया
उ उ और डी होगा इनमें से कोई नहीं। थोड़ा कॉल आ रहा है, थोड़ा सा देखिएगा। अगला जो सवाल है वह है कि द्विगुण व्यंजन की संख्या कितनी है। द्विगुण व्यंजन की संख्या कितनी है। द्विगुण व्यंजन की संख्या कितनी है, ठीक है। उसके बाद है कि अघोष वर्ण की संख्या कितनी है। अघोष वर्ण की संख्या कितनी है। सब बना लीजिएगा आप लोग, सब अभी जो हम पढ़ाए उसी का क्वेश्चन है सिर्फ, ठीक है। यही लास्ट क्वेश्चन आज हम लोग क्लास को यहीं पे करते हैं एंड, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो भी हो चुका है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। वन शॉट है, एक दिन में पूरा आपका वर्ण दिमाग में छप जाएगा, पढ़ लीजिएगा तो इसमें है कुछ नहीं। टोटल के टोटल वीडियो को लंबा हो रहा है, इसलिए इसको देखते हुए हम क्या करते हैं कि अपने इस आज क्लास को यहीं पे स्थगित करते हैं। आप लोग लगभग 1 घंटा का वीडियो है, अच्छी तरह से देख लीजिएगा, आपका हर डाउट क्लियर हो जाएगा। किसी तरह के अगर कोई डाउट हो तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर डाल दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में डालने के बाद उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा, ठीक है। तब तक आप बने रहेंगे, अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक की चर्चा करेंगे। आप ब्रिलियंट एकेडमी चैनल के साथ आप बने रहिए, इसका सहयोग कीजिए। अभी देखिए 200 सब्सक्राइबर हम लोग पार कर रहे हैं। अगर आप लोगों का सहयोग रहेगा तो जल्द ही हम इसे 300, 400 और 500 पार करेंगे। आप लोगों को जो बहुत सारी तकलीफ हो रही थी, जैसे कि आवाज़ में तकलीफ था, कैमरा को पकड़ने में तकलीफ था, उसके लिए भी हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा काम किया है। आप लोग जरूर बताइए कि आज का आप लोग का वॉइस कैसा लगा, और आज जो कैमरा का स्टेबिलिटी था, जो बताते थे कि हिलते रहता है, उसमें क्या परिवर्तन किए हैं, उस चीज़ को देख करके आप लोग बताइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में।